पर भी काम हमारा ठीक चल रहा है। जैसे 9 डैम तो शायद मुझे बांध जो हमारे शिवालिक में है, एक तो उसमें हमने क्लियर भी कर लिया है आदि बद्री का, बाकियों पर भी काम चल रहा है। अगर वो 9 के 9 भी बनते हैं तो कम से कम शिवालिक के आसपास के 2-3 जिलों की पानी की आपूर्ति सिंचाई की पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार अरावली में भी खास करके 2 नदियां दोहन और कृष्णावती, इन दोनों नदियों में पानी पहले पर्याप्त आता था राजस्थान से, लेकिन जैसे हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया, अब वो पानी ज्यादा नहीं आता। फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होकर आया हूं तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। गग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहाँ ज्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं और मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन चीजों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक विषय पानी का, जैसे मैंने बताया यमुना में 3 महीने में हमारे पास पर्याप्त होता है, फिर भी उस 3 महीने के पानी का जितना उपयोग हमको स्टोरेज के नाते हरियाणा में करना चाहिए वो अभी तक पहले नहीं हो रहा था। हमने ही पिछले कुछ वर्षों पहले उस का जो चैनलाइजेशन है उसके चैनल को मजबूत करना, उसका रिजुवनेशन करना, उसको चौड़ा करना जगह जगह, और उस पर भी बड़ी मात्रा में पानी को हम स्टोर कर सकेंगे। हमारे हजारों तालाब जो भरे नहीं जा सकते हैं उसके बिना, तो वो अब दक्षिण हरियाणा की वो तालाब लगभग 4000 तालाब उससे हम भर पाएंगे। मसानी डैम ये बना हुआ है, आज तक पानी नहीं होता था, लेकिन इस पानी के चैनलाइजेशन के कारण से हमने वर्षा का पानी वहां पहुंचाया और रेवाड़ी जिले में 8-10 फुट पानी जो है उसका लेवल ऊपर आया है। तो ये पानी के बारे में मैं तो बहुत इसका अध्ययन करता हूं सारी चीजों का, और उसकी जो योजना ध्यान में आती है तुरंत आप लोगों के साथ बैठ करके मैं प्लानिंग करता हूं। लेकिन मित्रों, हमने इन सब चीजों पर केवल अपना एक जो दृष्टिकोण है वो बताया है। अब उसके बाद इसको लागू करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी विभाग कर भी रहे हैं, और जिस प्रकार की आज ये कार्य योजना बनाई है, इस कार्य योजना के अनुसार आप लोग इस पर अच्छे प्रकार से काम करें, ये मेरी अपील है, ताकि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट सभी विभागों के काम करने के बाद इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नाते से पानी की समस्या का हल केवल इसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा एक पॉलिसी बनाना और लोगों को अपील करना, उसी में से हम आज और अगली पीढ़ी तक सब चीजों का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक तो हमको ये करना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीजें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चले कि ये जीव इकाई हैं, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह हम कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहां उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण के नाते से वायु का प्रदूषण, अब देखते हैं हम कितना संकट आता है जब प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। कोविड जिसका परिणाम है, कोविड के कारण से एक बार तो मानवता के
अस्तित्व पर संकट आ गया था। ठीक है, देश ने भी, दुनिया ने भी प्रयत्न किए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाई जिसमें से हम इसमें से बाहर निकले। उस समय तो किसी को लगता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक नई बीमारी पहली बार पल्ले पड़ी, लेकिन उससे बाहर निकले हैं। आगे ऐसा ना हो, तुमको वायु प्रदूषण और इस प्रकार की चीजें, इसके लिए चाहे फिर हमें बागवानी पर ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, पेड़ न कटे इसके लिए ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हम दोहन करें, शोषण न करें। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने पर पूरा प्रतिबंधी लगा देंगे तो फिर काम नहीं चल सकता है, लेकिन कहां काटना कहां नहीं काटना, और जितना काटना उससे कुछ गुना ज्यादा उस पर और लगाना। जीव इकाई है, आज हम लगाएंगे, जो एक पेड़ काटेंगे 5 साल बाद वो सारे के सारे 5 गुना पेड़ अगर हो जाएंगे तो और उसका लाभ होगा। तो इन अभियानों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। गगन का प्रदूषण हम देखते हैं, 2G 3G, ये वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी एक विकास के नाते, निर्माण के नाते अगर इसकी भूमिका पॉजिटिव रूप से सब लोग लें तो आज के युग में बहुत बड़ा इसका योगदान है। लेकिन अगर ये वेवलेंथ ऊपर नीचे करके और उसका विध्वंसात्मक में उपयोग कर दिया, चाहे वो एटॉमिक बातें हैं, चाहे वो और तरह तरह के आज ऐसे ऐसे सिस्टम देख लिए हमने कि उस सिस्टम के कारण से कई बार तो डर लगता है कि क्या होगा। हमारा ये जो हमारा ये जो साइबर सिस्टम है, इस साइबर सिस्टम भी दुनिया की प्रगति में अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, हमारे एक अधिकारी ने मोबाइल को एक कमांड दे दी, ऐसा ऐसा करो, और वो कमांड जब आई होकर के पूरी आई, तो पूरी होने के बाद जब उसको मैंने देखा तो मैंने मजाक में कह दिया, जितने IAS ऑफिसर बैठे थे, मैंने कहा अब आपकी कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या था बोला राजेश जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट GPT, उसको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से पत्र लिखो जिसमें हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ अनुदान मांग के लाओ। तो उसने 10 कारण बताते हुए, और जो फिट होते हैं हमारे दिमाग में या इसके दिमाग में नहीं आते हैं, वो सब उन्होंने लिख करके और बाद में सामने रख दिया कि आप हस्ताक्षर करो, हम भेज रहे हैं। तो अगर ये होने लग गया तो NIS की क्या जरूरत रहेगी। खैर, इन लाइट वेन मेरा कहना है कि कहां कहां हम जा रहे हैं उसका उपयोग है, हम रचनात्मक ढंग से करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और अगर कहीं ये विध्वंसात्मक तरीके से किसी ने उपयोग करना शुरू किया तो यही हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। तो ये प्राकृतिक चीजें, चाहे भूमि है, चाहे वो गगन है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नि है। अब अग्नि, अब आजकल ग्लोबल वार्मिंग, पहले कुछ सुनते थे तो हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब देखते हैं कि पूरे मौसम का सिस्टम ही बदल गया है। ये जिस समय में अब वर्षा आ रही है, कभी हमने तो नहीं देखी थी कि मई और जून में ऐसी वर्षा आएगी, और जून इतना ठंडा होके जाएगा। जून में कड़कती धूप, बाहर निकला नहीं जाता था, चमड़ी बिल्कुल झुलस जाती थी। बदल रहा है। तो ऐसा सब तरफ ये जो चीजें हैं, इनका जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की ओर हम सब लोग चिंतित हैं। पानी के नाते भी हम जो भूमि में से पानी का दोहन करते हैं, ये भी एक सीमा से अधिक करना ये पाप है। जैसे हमारे शरीर की धमनियों में खून है, ब्लड है, अगर ये ब्लड निकले तो शरीर का क्या बचेगा। ऐसे ही शरीर, जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है। जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है। ये भूमि के साथ जितने खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका कई बार तो दिल दहल जाता है। पिछले दिनों में एक हमने सीन देखा कि बेटियां मारी जाती थी। बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया
सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था। तो बेटियां बची हैं, लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये मां है, धरती माता है ये। इस मां को चिल्लाने मत दो। हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस मां के बेटे बेटी होने के नाते हम इसको चिल्लाने नहीं देंगे। मेरा इतना निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अंत में आमंत्रित करती हूं डॉक्टर